एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में मुंबई पुलिस की जांच जारी है। पुलिस की एक टीम अब तुनिशा शर्मा और शीजान के दोस्तों और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसके अलावा पुलिस ने तुनिशा और शीजान मोहम्मद के मोबाइल की जांच का फैसला भी लिया है। मुंबई पुलिस ने शुरुआती जाँच में अब तक 14 लोगों से पूछताछ की है। वहीं पुलिस को शीजान की 4 दिन की रिमांड भी मिल गई है। तुनिशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कई अहम खुलासे हुए हैं। तुनिशा के परिवार से जुड़े लोगों के मुताबिक शीजान और तुनिशा लद्दाख गए थे, जहां पर उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन हाल ही में तुनिशा को पता चला कि शीजान के लाइफ में कोई और लड़की आ गई है। इसी वजह से वो सदमे में थी। अब तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाना है, लिहाजा उसके कुछ रिश्तेदारों का इंतजार किया जा रहा है। परिवार से जुड़े लोगों ने बताया कि तुनिशा के मामा और मौसी विदेश में रहते हैं। उनके आते ही तुनिशा का अंतिम संस्कार हो पाएगा। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत की खबर से हर किसी के जहन में एक ही सवाल बना हुआ है कि आखिर तुनिशा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। पुलिस इस मामले की जांच में लगी हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में गिरफ्तार शीजान खान ने शुरुआती पूछताछ में जो बयान दिया है, उसमें इस बात का खुलासा किया है कि दोनों ही कलाकार एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग थे। उम्र में बड़ा अंतर था, इसलिए उसने तुनिशा से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन एक्ट्रेस का आरोप है कि शीजान के एक साथ कई लड़कियों से संबंध थे और वो तुनिशा को धोखा दे रहा था। और अब इन सब आरोपों से बचने के लिए शीजान उम्र और धर्म की दुहाई दे रहा है। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को बड़ा ऑडियो सबूत हाथ लगा है। पुलिस को आफ्ताब का एक ऑडियो मिला है। इसमें आफ्ताब श्रद्धा से लड़ाई झगड़ा कर रहा है। इस ऑडियो में आफ्ताब और श्रद्धा के बीच बहस होती सुनाई दे रही है। इतना ही नहीं, ऑडियो से साबित हो रहा है कि आफ्ताब श्रद्धा को टॉर्चर कर रहा था। दिल्ली पुलिस इस ऑडियो को बड़ा सबूत मान रही है। जांच से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस ऑडियो से हत्याकांड की जांच में कत्ल का मोटिव पता करने में काफी मदद मिलेगी। पुलिस इसी ऑडियो से आफ्ताब की आवाज का मिलान करने के लिए उसका वॉइस सैंपल लेगी। आपको बता दें, श्रद्धा वालकर हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी लगातार अलग अलग पेशेवर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और ऐसी ही एक मुलाकात उन्होंने पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ की। और इस मुलाकात के बीच भारत और चीन में तनाव के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं, कोई भी युद्ध होगा जब भी। सोशल मीडिया पर इस मुलाकात और चर्चा का एक वीडियो राहुल गांधी ने शेयर किया। राहुल गांधी पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ चीन और पाकिस्तान के खतरे पर चर्चा कर रहे थे, जहां उन्होंने इशारों में सरकार की विदेश नीति और सुरक्षा नीति पर सवाल खड़े कर दिए। पंजाब में पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। बीएसएफ ने एक बार फिर से अमृतसर के बॉर्डर इलाके के पास बीती रात ड्रोन को मार गिराया है। 25 दिसंबर की रात ड्रोन की आवाज सुनाई दी। बीएसएफ कर्मियों ने तत्काल उस तरफ फायरिंग की। थोड़ी देर बाद बीएसएफ कर्मियों ने जब तलाशी अभियान शुरू किया तो अमृतसर बॉर्डर सीमा के पास खेतों में ड्रोन बरामद हुआ। अमृतसर के राजातल गाँव के नजदीक ये ड्रोन बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक ड्रोन की लंबाई 5 फीट है, जिसके ऊपर कैमरा लगा हुआ है और इसके साथ 4 बैटरी भी मिली है। इसके नीचे चाइनीज भाषा में कुछ लिखा हुआ है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ड्रोन चाइना असेंबल किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से आए लगभग 20 ड्रोन इस साल अब तक बीएसएफ गिरा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। करीब 300 बाल कीर्तनियों द्वारा किए जाने वाले शबद कीर्तन में शामिल होंगे और लगभग 3000 बच्चों द्वारा किए जाने वाले मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। सरकार नागरिकों, विशेष रूप से छोटे बच्चों को सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के अनुकरणीय साहस की कहानी के बारे में बताने के लिए पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस साल 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की थी कि वो 26 दिसंबर को सिख गुरु के बेटों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएगी। इस कार्यक्रम के लिए 26 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि इस दिन को साहिबजादों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता था। दिल्ली ठिठुर रही है। एनसीआर में हर तरफ कोहरा छाया है। सर्द हवाओं के कारण आम लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है।
इस दौरान न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके बाद मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में शीतलहर दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर में 25 दिसंबर के तापमान में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों की बात करें तो दिल्ली के आया नगर मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री दर्ज किया गया। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों के लिए है जो बेघर है। ऐसे लोगों के लिए रात में परेशानी बेहद बढ़ जाती है। दिल्ली के कई शेल्टर होम में लोग किसी तरह जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के आईटीओ रोड पर अचानक एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में आग लगने की इस घटना से अफरा तफरी मच गई। ट्रैफिक के बीच लोग सड़क पर इधर उधर अपने वाहनों को छोड़कर भागने लगे। आग लगने के बाद कार सवार यात्री समय रहते बाहर निकल गए। कार अचानक आग के गोले में कैसे तब्दील हो गई, इस बात का अभी तक पता नहीं चला है। गनीमत है कि आग फैली नहीं और फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझा दिया। आग पर काबू पाने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पहले की तरह आईटीओ चौराहे वाहनों के आवागमन को बहाल कर दिया है। फिलहाल आईटीओ पर स्थिति सामान्य है। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे व्यस्त आईटीओ चौराहे पर एक कार में आग लगने की घटना में गनीमत यही रही कि कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। नेपाल में आज से प्रचंड सरकार का आगाज होगा। पुष्प कमल दहल के पीएम नियुक्त होने पर पीएम मोदी ने उन्हें ट्वीट करके बधाई दी है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने रविवार शाम पुष्प कमल दहल की नियुक्ति की घोषणा की। प्रचंड आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ समझौते के तहत शुरुआती 2.5 साल तक प्रचंड पीएम रहेंगे। ओली की पार्टी सत्ता संभालेगी। नेपाल में हुए आम चुनाव के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। नेपाली कांग्रेस 89 सीटों के साथ, लेकिन प्रचंड ने सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस को समर्थन देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद गठबंधन टूट गया और प्रचंड और केपी शर्मा ओली की पार्टियों के बीच नया गठबंधन तैयार हुआ और प्रचंड को 2.5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाने का फैसला भी हुआ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले पर अमेरिका ने अलर्ट जारी किया है। दूतावास के कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अमेरिका ने एडवाइजरी जारी की है। दूतावास के कर्मचारियों को मैरियट होटल जाने से रोका गया है। कार्यक्रमों और पूजा स्थलों पर जाने के लिए सतर्कता बरतने के निर्देश हैं। भीड़ वाले स्थानों पर न जाने की सलाह दी गई है। दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट में कहा है कि अमेरिकी सरकार को सूचना मिली है कि अज्ञात व्यक्ति इस्लामाबाद के मैरियट होटल में अमेरिका के लोगों पर हमला करने की साजिश रच रहा है। इस सूचना के बाद दूतावास ने अपने नागरिकों और दूतावास कर्मचारियों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि छुट्टियों के दौरान इस्लामाबाद में गैर जरूरी अनौपचारिक यात्रा करने से बचा जाए। दरअसल इस्लामाबाद में 3 दिन पहले एक आत्मघाती हमला किया गया था। बम विस्फोट में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल भी हुए थे। जाहिर है पाकिस्तान में तेजी से हालात बदल रहे हैं, लिहाजा अमेरिका से लेकर तमाम देशों के दूतावासों की चिंता वाजिब है। अमेरिका में बर्फीले तूफान से बड़ी आबादी प्रभावित हो रही है। यहाँ इसके चलते अभी तक कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई है। कई जगहों पर बर्फबारी में लोगों के फंसे होने से मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई है और लाखों लोगों के अंधेरे में रहने का खतरा पैदा हो गया है। घरों वाहनों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं और बिजली लाइन को भी नुकसान पहुँचा है। न्यूयॉर्क प्रशासन का कहना है कि तूफान के कारण यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सोमवार सुबह तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं बचाव के लिए गए लगभग सभी दमकल ट्रक बर्फबारी में फंसे हुए हैं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।